हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन क्लास। आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन वन शॉट में कंप्लीट करेंगे हम लोग। और जिस तरीके से हम लोग प्राचीन इतिहास कंप्लीट किए हैं, ये शॉर्ट नोट्स के जरिए पूरा का पूरा आपका मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर कंप्लीट होगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब आपका यहाँ पे एक क्लास में रिवीजन हो जाएगा। तो आराम से बैठिए और वीडियो को पूरा अच्छे से देख डालिएगा। आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करते हैं, और सारे के सारे की पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथियों तक शेयर करिएगा। और प्लेलिस्ट बनी होगी, इसको सेव जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट जब भी आपकी परीक्षा पड़े, कोई एग्जाम आ रहा है, पीपीसीएस है, बीपीएससी है, लोअर पी से जो भी एग्जाम्स आप दे पा रहे हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम्स है, तो उसके लिए आपको कंप्लीट अगर आपको शॉर्ट नोट्स का रिवीजन चाहिए तो फटाफट से इस पूरी क्लास को आप लोग देख डालिएगा। और एक चीज़ बता दें साथियों, जीएस की जो एनसीईआरटी है वो सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट उसकी भी बनी होगी एनसीईआरटी। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन सीरीज है, आप लोग उससे जुड़िए। और डेली आधे घंटे 15-20 मिनट की क्लास रहती है, उसको आप लोग देखिए। चैप्टर वाइज आपका रिवीजन होता रहेगा, इससे आपके प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा और चीज़ें आपकी रिवीजन होती रहेंगी। तो जो साथी आप लोग अभी तक नहीं देखें, एनसीईआरटी सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आइएगा फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। यहाँ से देखिएगा, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि मोहम्मद गोरी के प्रमुख युद्ध। अब यहाँ से जो मोहम्मद गोरी ने जो प्रमुख युद्ध लड़ा था, उसको देखिए। ये युद्ध कई बार अलग अलग परीक्षा में आपके पीसीएस में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान देना इसमें यह है कि जो युद्ध है, पहला तो तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का सेकंड है, और चंदावर का युद्ध है। तो ये किस वर्ष में लड़ा गया, विपक्षी कौन था, और परिणाम क्या थे। कहाँ लगा लो? तो इसमें जो है परिणाम, और कई बार ये जो युद्ध दिया हुआ है, इस युद्ध को ही इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेता है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि तराइन का प्रथम युद्ध आप देखेंगे 1191 ईस्वी में होता है। विपक्षी कौन था, तो यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, विजय होती है। यानी पहले वाले में ये हार जाता है मोहम्मद गोरी। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर उसके अगले ही साल 1192 ईस्वी में होता है, पृथ्वीराज चौहान ही के साथ ही होता है, और इसमें गोरी की विजय हो जाती है। उसके बाद से एक और युद्ध लड़ता है ये मोहम्मद गोरी, चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में देखेंगे जयचंद के साथ ही लड़ता है, और इसमें भी गोरी की विजय होती है। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सल्तनत कालीन जो है प्रमुख कर जो टैक्सेस थे, ठीक है, सल्तनत काल में, तो उसमें किस किस तरह के आप एक तरफ से कर है और उसके प्रकार। तो जजिया क्या था, तो देखेंगे गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक तरह का टैक्स था, नॉन मुस्लिम से लिया जाता जजिया। जक़ात क्या था, तो ये जक़ात भी एक तरीके का टैक्स था, ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स था, ठीक है, रिलीजियस टैक्स था, और ये सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता था, ठीक है। जक़ात लगभग पूरी उसके प्रॉपर्टी का 2.5% लिया जाता है, तो इसमें ये आता है। उसके बाद से कहे खुम्स करके, ये कैसा टैक्स था, तो युद्ध में लूट से जो धन प्राप्त होता है, युद्ध में अगर जो लूट से धन प्राप्त होता है उस पर लगाया जाता था खराज। गैर ये क्या है, तो ये मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला टैक्स था, मुस्लिम कृषकों से। उसके बाद से उस्र, या आप इस तरीके से कह ले कि उद्र, यहाँ पे उस्र करके एक टैक्स था, ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला लैंड टैक्स था, ठीक है, भूमि कर था ये। तो इस तरह के पॉइंट से क्या प्रश्न पूछा जाता है, सिंपल इसमें से कोई भी एक टर्मिनोलॉजी आपको दे देगा, शब्दावली, और कहेगा इसका मीनिंग बताइए। अभी जजिया और जक़ात आपको दे दे तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जजिया, जक़ात सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता है, तो इस तरह के टर्म देकर आपको एग्जाम में क्या करता है, कन्फ्यूज करता है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक, जितने प्रशासनिक विभाग स्थापित हुए हैं उनका नाम, और पूछता है कि उनके संस्थापक कौन, या किसके काल में हुआ, या फिर जो ये प्रशासनिक विभाग है इसके नाम दे के इससे संबंधित विभाग पूछता था कि किस विभाग के अंतर्गत ये आता था, या फिर इसमें क्या होता था। जैसे पहला आप देखेंगे दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या होता था, तो ये देखेंगे सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज, और ये बलबन के टाइम पे ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दीवाने रियासत की बात करेंगे आप, तो बाजार नियंत्रण से रिलेटेड था दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। दीवाने वकूफ़, ये क्या है, ये व्यय विभाग था, एक्सपेंडिचर, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे ये था। दीवाने मुस्त खराज, ये फाइनेंस विभाग था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। इसी तरीके से दीवाने अर्ज भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दीवाने कोह, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ये कृषि विभाग था, ठीक है, कृषि विभाग से संबंधित था दीवाने को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइम पे परीक्षा में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए बेसिकली यही होता है कि इस तरीके की ये थीम्स है, आपसे एक दो बार इसमें से पूछ लिया प्रशासनिक शब्दावली, तो अब आपको वहाँ पे जितनी सारी प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं,
सल्तनत कालीन की, मुगलों का कालीन की, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसको पढ़ते टाइम इस पे इस तरह की चीज़ें प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला है दीवाने बंदगान। ये क्या है? ये दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये बना था। दारुल शफा, दारुल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, बेसिकली एक आप देखे चैरिटी ट्रस्ट तरीके से हॉस्पिटल था। ये भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बना था। अगला है दीवाने इस्तिहाक। ये पेंशन विभाग था। क्या था? पेंशन विभाग। इस भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे था। तो जो प्रमुख विभाग आप देखेंगे 3 यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के टाइम के हैं। दीवाने बंदगा, दारुल शफा, ठीक है। आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम दीवाने को मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम और बलबन के टाइम का दीवाने अर्ज। ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है? सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी सल्तनत कालीन में? तो इसमें कुछ टर्म थे, किस तरीके से थे उसको देख लेते हैं। जैसे एक शर्खिल की बात करेंगे तो ये क्या था? 10 घुड़सवारों की एक टुकड़ी का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। एक सिपा सालार क्या था? तो 10 शर्खेलों यानी 100 घुड़सवारों का प्रमुख था एक सिपा सालार। एक अमीर क्या होता था? तो ये 10 सिपा सालारों यानी 1000 घुड़सवारों का प्रमुख था। तो इस तरीके से सैन्य टुकड़ियों में ये बटा हुआ था और एक एक करके जो टर्म थे, नाम थे, इनको दिए गए थे। जैसे एक मलिक, ये 10 अमीरों के बराबर था, ठीक है। अब 10 अमीरों के बराबर था तो यहाँ पे देख लिए लगभग 10,000 घुड़सवारों का ये प्रमुख हुआ करता था। और इसी तरीके से एक खान और एक सुल्तान, ठीक है। तो 10 यहाँ मालिक आते, इसमें खानों का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति होता था एक सुल्तान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक क्रम में, हायरकी भी कई बार आपसे पूछ ले गए सारे टर्म कि इनको जो है हायरकी के आर्डर में आप इनको सेट कीजिए। और बाकी इस तरीके से इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है साथ ही ध्यान देंगे कि दिल्ली सल्तनत कालीन की जो इमारतें एवं निर्माणकर्ता, ठीक है। दिल्ली सल्तनत कालीन की इमारतें एवं निर्माणकर्ता, तो इधर देखेंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये तीनों तीनों किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। इसी की तरीके से नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी वाला जो आप कह लीजिए इस तरीके से सुल्तानगढ़ी, ये बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अलाई दरवाज़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी पीपीसीएस में पूछा जा चुका है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और तुगलकाबाद तो आप सभी जान रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये खास करके मिलान वाले में इसी तरीके से आपको बना के प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्या है? सल्तनत कालीन जो प्रमुख शासक थे, ठीक है, उनका एक क्रम आपको पहले ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा क्या चीज़, सल्तनत कालीन में आप देखते हैं कि गुलाम वंश है, तुगलक वंश, खिलजी वंश, इस तरह के जो आपके वंश आते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो सुल्तान थे उनका क्रम आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार यहाँ से भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को आप देखेंगे 1206 से जब गुलाम वंश स्टार्ट होता है 1290 तक, तो इस बीच में कई शासक आए। इन शासकों को एक नज़र देख लीजिए किस किस ईयर में ये थे। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था 6 से 10 तक, 1206 से 10। आराम शाह उसके बाद से, फिर सुल्तान इल्तुतमिश आता है 1211 से 36 तक, है ना। रुकनुद्दीन फिरोज बनता है, फिर रजिया सुल्तान आती है, इसका टेन्योर याद रखिएगा 36 से 40 का बीच का, ठीक है। उसके बाद से छोटे छोटे बहरम शाह, मशहूद शाह, ये सब आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है गुलाम वंश में? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इल्तुतमिश, और उसके बाद से आपका इसमें रजिया सुल्तान। इसके बाद से आगे चल के अभी देखते हैं और क्या क्या इसमें है। तो एक नसरुद्दीन महमूद आएगा उसके बाद से, उसके बाद से गयासुद्दीन बलबन, एक ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद कैकबाबाद अंतिम शासक। तो जो आपका वंश स्टार्ट हो रहा है उस वंश के प्रमुख शासकों को कई बार पूछा जाता है, उसके अंतिम शासकों को पूछा जाता है। तो इसमें कैकबाबाद जो है उसको आपको ध्यान में रखना है गुलाम वंश का अंतिम शासक के तौर पर। बलबन का टाइम आप देख रहे हैं 66 से 1266 से 86 के बीच में रहा, है ना। और इसने बहुत सारे सुधार की नीतियाँ अपनाई, तो उसको भी जब आएगा भी आगे तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगला आपका है खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 96 के बीच में। उसके बाद सलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है खिलजी वंश में। उसके बाद से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आएगा, ठीक है। खिलजी का आपका टेन्योर थोड़ा सा याद रखना है, 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में ये था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मार्केट रिलेटेड पॉलिसी और अन्य सारी पॉलिसीज़ को इसने स्टार्ट करा है, ठीक है। अगला इसी क्रम में ध्यान देंगे कि तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके मिल जाएंगे। जैसे गयासुद्दीन तुगलक से स्टार्ट होता है 1320 से 25 तक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह। महत्वपूर्ण इसमें किसको किसको आपको ध्यान रखना है? जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। इनके द्वारा किए गए जो आपके कार्य हैं, ठीक है, इनके द्वारा प्रशासनिक सुधार या फिर जो भी इस तरीके से कार्य किए गए
इन सबको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला ध्यान देंगे इसी प्रमुख शासकों में सैयद वंश, 1414 ईस्वी से 51 ईस्वी तक। ठीक है, 1451 तक। खिजर खां यहाँ पे 1421 तक था। ठीक है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह। इसके बाद से आ जाएगा आपका लोधी वंश 1451 से 1526, और उसके बाद से फिर आ जाएगा आपका सल्तनत कालीन में आपका मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोधी आता है, आगरा की स्थापना करता है। इब्राहिम लोधी लास्ट पानीपत का युद्ध लड़ता है, जो मतलब इस वंश का शासक रहता है, और बाबर के साथ लड़ रहा है, तो 1517 से 1526 ईस्वी तक। इस तरीके से पहले थी पांचों, आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश था इसमें। ठीक है, गुलाम के बाद से खिलजी आया, खिलजी के बाद से तुगलक आया, तुगलक के बाद से सैयद आया, सैयद के बाद से लोधी आया। ये पांचों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार इसको भी अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। आप ध्यान रखिएगा सल्तनत कालीन जो है प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्या है कि पुस्तकें पूछता है, उसके लेखक किसके समय में, ये काल में ये लेखक रहे थे, किसके साथ आए थे, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से मुगल में जब जाएंगे तो वहाँ भी हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलबरूनी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लिए, कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में स्टेट पीसीएस से लेकर वन एग्जाम में किताब पूछा जा चुका है। अलबरूनी का किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद। दूसरा इसी तरीके से शाहनामा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, फिरदौसी की ये पुस्तक है। तबकाते नासरी, मिनहाज सिराज, ये इसके लेखक हैं, है ना। कई बार आपको देखेंगे मिलान वाले में ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तबकाते नासरी, मिनहाज सिराज का ये लिखी हुई बुक है। तारीख फिरोज शाही याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। कई बार आप इसको पूछा जा चुका है मिलान में या फिर अलग अलग तरीके से। रहला, ये किताब इब्न बतूता की, किसकी, इब्न बतूता की किताब है। तो ये कुछ प्रमुख किताबें हैं जो आपको एकदम टिप पर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यही जब आपको जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया जाता है तो उसमें पुस्तक और लेखक भी एक इंपॉर्टेंट थीम के तौर पे बताया जाता है कि यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, चाहे प्राचीन का हो, मध्य का हो या आधुनिक भारत का हो। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको रिवाइज करते समय आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कुछ और यहाँ पर देखेंगे किताबें, जैसे किताबुल यामिनी। ठीक है, ये उतबी के द्वारा लिखा हुआ है, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक ये भी था उतबी। उसके बाद से है खजाइन उल फतूह, तुगलक नामा, ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की तो एक अलग ही लिस्ट है जिनमें इन्होंने इतनी सारी किताबें लिख रखी हैं। उन किताबों को जरूर आप एक नज़र देख लीजिएगा। जो शॉर्ट नोट्स वाली क्लास है उसमें ये सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करा गया है। इनकी कम से कम 10-12 किताबें ऐसी हैं, आप भी इसको एक बार सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से अब ये सब जो इम्पोर्टेंट है ये कई बार पूछा जा चुका है, अब इसको रिपीट न करें कि इनकी जो अलग अलग किताबें हैं उसको ढूंढ के परीक्षा में पूछा जा रहा है। तारिक मुबारक शाही की बात करेंगे तो ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फ़याद उल फवाद, अमीर हसन अल सिज़्ज़ी की लिखी हुई किताब है ये, है ना। हक़ाइक़ हिंदी, ये आपकी किताब अब्दुल वाहिद बिल ग्रामी के द्वारा लिखी हुई है। श्री कृष्ण विजय, ये किताब आपके मालाधर बसु के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ आपकी सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसको बार बार आपको रिवीजन करते रहना है। अगला पॉइंट क्या है कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछता है कि कौन से जो विदेशी यात्री थे वो किसके शासक में आए। ठीक है, कौन सा उस समय शासक था और किस देश से आए। तो फिलहाल यहाँ पर जो विजयनगर में आए उनको देख लेते हैं, उन यात्रियों को। जैसे निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी ये इटली देश से आता है, देवराय के फर्स्ट के टाइम पे आता है। अब्दुल रज्जाक फारस का ये यात्री था, देवराय सेकंड के समय में आता है। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्णदेवराय के समय आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा हुआ ये भी है। बारबोसा पुर्तगाल का यात्री था, कृष्णदेवराय के समय आता है। नूनीज, नूनीज को याद रखेंगे, ये भी पुर्तगाल यात्री है, और ये अच्युत राय के समय में ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख आपके यात्री हैं। ठीक है, इस तरीके से और भी हैं जिनको हम लोग देखेंगे, तो इनको आप में अलग तरीके से इसको कंफ्यूज ना हो, जैसे निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक, देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड में कंफ्यूज ना होइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और यात्री, जैसे हाँ निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस। ठीक है, ये दोनों हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए ध्यान रखिए साथ ही ये पूरी तरीके से आपकी शॉर्ट रिवीजन क्लास है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके कम समय में बहुत सारे टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर तैयार कर दी गई हैं।
तो फटाफट से जितने साथी हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप अपने साथियों तक शेयर करिएगा और क्लास कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट हमने बनवा दी है, यहाँ पर जो है आपको पूरा एंशिएंट से लेके मिडाइवल, मॉडर्न, है ना, इसी तरीके से जियोग्राफी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे छोटे-छोटे क्लास में। जब भी आपका पेपर हो, एक बार इन क्लासेस को रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसके प्रमुख शासक, तो इन शासकों को आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल शासकों के यहाँ पे बहुत सारे शासक हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इनके क्रम ध्यान रखना है, ठीक है। ईयर यहाँ पे लिख दिया गया, शासन वर्ष, ठीक है। ये एग्जैक्ट याद हो नहीं पाएगा, इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको एक बार क्रम जो शासकों का ये ध्यान रखना है। जैसे हरिहर प्रथम, उसके बाद से बुक्का, हरिहर द्वितीय, है ना, विरूपाक्ष प्रथम, ये तीन का नाम तो आपको एकदम याद रहना चाहिए टॉप पर, ठीक है। बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय तृतीय, देखिए सेकंड, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय और प्रौढ़ देवराय। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने जो विजयनगर के प्रमुख शासक थे, इनका खास करके क्रम, कि अब अगर आपको ईयर तो याद हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर ध्यान रखना, लेकिन अगर आप देखें कि इनका शासन कब से स्टार्ट होता है, उसी के बीच में आपको थोड़ा गेस वर्क लगा के आप इस तरह क्वेश्चन को कर पाएंगे। 1336 से 1356 तक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 1485 तक आके यहाँ पर ये सारे शासक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक इतना महत्वपूर्ण है, जो आपके दक्षिण में ये थे बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर, ये पांच। ये किस वंश से थे, इसके संस्थापक और स्थापना अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से पूछा था। कई बार राज्य और वंश को मिलान करने के दे दिया था, राज्य और संस्थापक को मिलान करने के लिए दे देता है, उनके स्थापना वर्ष को दे देता है। तो ये बहुत ही छोटा से पाँच है, इन पाँचों का आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न लगभग जब बनना ही बनना है, ठीक है। इसमें किसी तरीके से कई सारे पॉइंट्स बनते हैं, तो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो पहला राज्य है बीजापुर। बीजापुर को अगर आप ध्यान देखेंगे तो वंश है आदिल शाही, संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह, स्थापना 1490 ईस्वी। दूसरा है अहमदनगर, निजाम शाही वंश है, अहमदनगर राज्य का वंश है निजाम शाही, मलिक अहमद इसके संस्थापक हैं और 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो बरार आता है, इमाद शाही वंश से संबंध, फतुल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक, 1490 में भी स्थापना इसकी होती है। आगे बढ़ते हैं तो गोलकुंडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, है ना, कुली कुतुब शाह के द्वारा इसकी स्थापना होती है 1512 ईस्वी में। इसी तरीके से बीदर है, इसी तरीके से बीदर है बरीद शाही, ठीक है। बीदर जो बरीद शाही, अमीर अली बरीद, ठीक है, अमीर अली बरीद 1528 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। तो ये पांचों को आपको ध्यान में रखना है, क्रम भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, जब स्थापना आपको याद रहेगा तो क्रम आप सेट कर ले जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट इनके संस्थापक का नाम एकदम अच्छे से याद रखें। यूपी पीसीएस ने तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ रखा है। कितने लोग पीवाईक्यू वाली क्लास जब करते हैं तो उसमें आपको चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रांत और उनके जो प्रांतपति हैं उनकी उपाधियां क्या क्या थी। जैसे एक प्रांत आप देखें दौलताबाद, यहाँ पे उपाधियाँ मसनद ए आली एक उपाधि थी। बरार जो प्रांत था वहाँ पे उपाधि क्या मिलती थी, मजलिस ए आली की उपाधि मिलती थी। बीदर की आप बात करेंगे तो आजम ए हुमायूं की उपाधि। गुलबर्गा की आप बात करेंगे तो मलिक नायब, क्या मलिक नायब। तो ये कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो आपको किताबों में आप पढ़ने जाते हैं तो चीज़ें आप वहाँ से गेस नहीं कर पाते हैं ये क्या चीज़ें पूछ, लेकिन यहाँ पर सारे वही पॉइंट्स हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा और आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे जितने हमारे साथी देख रहे हैं कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, खासकर जब आप रिविजन करने जाते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, संस्थापक और संप्रदाय। संस्थापक मत और संप्रदाय, इसमें देखिए संस्थापक में रामानुजाचार्य हैं, ये मत इनका है विशिष्टा द्वैतवाद, ठीक है। ये भी यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट है, अलग अलग टाइम पे पूछा गया है। संप्रदाय इनका श्री संप्रदाय है, माधवाचार्य जी हैं, इनका द्वैतवाद है ना। ब्रह्म संप्रदाय है, बल्लभाचार्य जी हैं, ठीक है। यहाँ पे शुद्धा द्वैतवाद है इनका, है ना। पुष्टि मार्ग संप्रदाय, निम्बकाचार्य द्वैतवाद इनका है, सनक संप्रदाय। तो ये आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जहाँ भी आप नोट्स बना रखे हैं पढ़ रखा है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया अलग अलग टाइम पे मिलान करने के लिए, या फिर निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक, तो संप्रदाय देखिए चिश्ती, ठीक है। अबू इसहाक शमी इसके संस्थापक, शुरावर्दी शेख शहाबुद्दीन शुरावर्दी इसके संस्थापक, कादरी, है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शत्तारी तो शेख अब्दुल्ला शत्तारी, नक्शबंदी, है ना, बहाउद्दीन नक्शबंद। ये सारे के सारे जो आपके सूफी सिलसिले थे
और उनके संस्थापक आपको ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, पूछता है कि औरंगजेब जो है, ठीक है, औरंगजेब वो किस सिलसिले से ताल्लुक रखता था, किस सिलसिले से। जरा हमारे साथी जितने लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे औरंगजेब का संबंध किस सिलसिले से था। इसी में से दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, इसी में से एक सिलसिले से उसका संबंध था, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि को जो सूफी संत हैं उनकी उपाधियाँ, ठीक है, सूफी संत थे उनकी उपाधियाँ क्या क्या हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। तो एक तो है नाम इनका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनको कुतुबुल आफ्ताब कहा जाता था। शेख हमीउद्दीन नागौरी, ठीक है, शेख हमीउद्दीन जो नागौरी हैं, ये सुल्तान तारिकीन इनको उपाधि इनको थी। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि दान महबूब इलाही इनको कहा जाता था। सुल्तानुल औलिया कहा जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम याद रखेंगे और इनकी उपाधि, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की बात करेंगे आप तो आईने हिंद। शेख नसीरुद्दीन महमूद की बात करेंगे तो चिरागे दहलवी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टार लगा लीजिएगा, पूछा हुआ है ये। चिरागे दहलवी के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है, तो शेख नसीरुद्दीन महमूद। शेख सलीम चिश्ती, तो ये शेखुल हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है, तो ये पिराने पीर और महबूबे सुबहानी के नाम से ये जाने जाते हैं। शेख अहमद सरहिंदी, तो मुजहिद जो मुजहिद अलिफ शानी, तो ये सारे नाम कुछ हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। इसमें आपको बता दें कि ये महबूबुल्लाह निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती, है ना, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे साथियों, यहाँ से जो है कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ठीक है, बाबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े, उसको भी एक क्रम में आपको ध्यान रखना है, किसके साथ लड़ा, क्या क्या परिणाम रहा, वो भी आपको सब ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कि कृप युद्ध में आप देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है, इब्राहिम लोदी के साथ होता है, इसमें विजेता बाबर रहता है। एक चीज़ ये है कि बाबर ने जितने 3-4 जो आपके युद्ध लड़े हैं, पानीपत, खानवा, चंदेरी या घाघरा का, इन सब में बाबर जो है विजेता रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बस जो आपको पॉइंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि किसके पक्ष में लड़ा गया, मतलब किसके साथ लड़ा था, ये चारों पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खानवा का युद्ध है, उसके बाद से है ये 17 मार्च 1527, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप अगर देखेंगे कि राणा सांगा एवं बाबर, ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे 29 जनवरी 1528, है ना। उसके बाद घाघरा का युद्ध आपका 6 मई 1529, ये महमूद लोदी एवं बाबर के बीच में है। चंदेरी का मेदिनी राय के बीच में है। तो बेसिकली अगर आप देखें बाबर का, तो 26, 27 और 28, 29, ठीक है, लगातार चारों ईयर में, मतलब 1526, 27, 28, 29, ये बैक टू बैक युद्ध लड़ा है और सब जीता हुआ है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका क्रम याद रखिएगा कि ये किस क्रम में लड़े गए हैं, ठीक है, आपको ईयर देके या फिर मिलान करने के लिए पॉइंट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, क्या कह रहा है इसमें कि हुमायूं के प्रमुख युद्ध, हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, तो इसमें देखिए चौसा का युद्ध प्रमुख है, बिलग्राम का युद्ध है, कन्नौज वाला जिसको कन्नौज के युद्ध भी कहते हैं। चौसा का युद्ध जो है आपका जून 1539 में है और ये 40 में है, ठीक है, बिलग्राम का। इसमें शेर खां एवं हुमायूं, इसमें शेर खां विजेता रहा है। शेर खां और हुमायूं, इसमें भी शेर खां विजेता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखें, हुमायूं का जो युद्ध है, ये दो अगर आप उसका शेर शाह का भी पढ़ेंगे तो उसी के साथ है युद्ध, तो बाकी चीज़ आपको वहाँ भी ध्यान रखनी है, 39 और 40 वाला बिलग्राम और चौसा का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था कि अकबर द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं, इन कार्य को कई बार क्रम में अरेंज करने के लिए पूछ लेता है, तो कई बार देखिए इनका डेट आपसे मिलान करने के लिए कि 4 इधर आपके बॉक्स में दे दे एक सूची में ये, और मिलान कीजिए कौन किस ईयर में आपके अकबर के द्वारा काम किए गए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला देखेंगे दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, ठीक है, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत होता है। फिर प्रजा शासन का भी अंत 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा की जो टैक्स थी, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी को परिवर्तन करना, ये 1571 में होता है। इबादत खाना की स्थापना जो पूजा गृह के नाम से जाना जाता है, इबादत खाना 1575 में। मजहर की घोषणा ये 1579 में करता है। दीन इलाही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1582 में इसकी स्थापना करता है। और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में, उसके जस्ट 1 साल बाद करता है। तो अब तक अगर आप देखें अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, उसमें से दास प्रथा वाला, पर्दा वाला, तीर्थ और जजिया, उसके साथ साथ आप देखें दीन इलाही की स्थापना, ये सब पूछा जा चुका है ना। आपकी यूपी पीसीएस बीपीएससी, है ना, बाकी अदर एग्जाम्स में ये सब पूछा जा चुका है।
तो ये बेसिकली थीम है कि अकबर के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको ये पूछ रहे हैं लोग। तो इसमें अब क्या है, आपको क्रम भी याद रखना, ठीक है, कि आपको चार अगर दे दे इसमें से उठा के, कि दास प्रथा, जजिया कर और दीन इलाही, इसमें बताइए कब किस क्रम में इसको अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा डेट वाइज, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट्स को, जैसे दास प्रथा, प्रदा शासन हो गया, तीर्थ यात्रा या फिर जजिया कर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आपको क्रम में याद रखना है। अगला पॉइंट है कि सिख गुरु, जो प्रमुख सिख गुरु थे, उनका कालक्रम क्या था और उनकी उपलब्धियां क्या थी। तो उपलब्धियों से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला नाम है कि नानक का, गुरु नानक का, ठीक है। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उसके बाद से इनका काल देख लिए, 1539 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद से गुरु अंगद आते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुरुमुखी लिपि के ये जनक माने जाते हैं। गुरु अंगद का नाम आपको अगर ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि के ये जनक माने जाते हैं। उसके बाद से गुरु अमरदास आते हैं, ठीक है। ये क्या है कि गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का इन्होंने निर्माण किया। उसके बाद से गुरु रामदास, इनसे जुड़ी जो उपलब्धि है कि अमृतसर के ये संस्थापक रहे, अमृतसर के संस्थापक रहे। गुरु अर्जुन देव की अगर आप बात करेंगे तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना होती है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना। हरगोविंद सिंह की अगर आप बात करेंगे तो ये अकाल तख्त की स्थापना करते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह क्या करते हैं, अकाल तख्त की स्थापना करते हैं। उसके बाद से गुरु हर राय, ये क्या है, उत्तराधिकार युद्ध में इन्होंने भाग लिया। गुरु हरकिशन, ये अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरु तेग बहादुर, तो इनको औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी जाती है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो ये जो सिख प्रमुख गुरु हैं, इन गुरुओं के द्वारा जो किए गए कार्य हैं ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। और कई बार इनको, जो इन लोगों का कालक्रम है, किसके बाद से किनका क्रम है, जैसे नानक के बाद से गुरु अंगद, अमरदास, ठीक है, गुरु रामदास। तो इस तरीके से इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपको एक ही जगह मिल जा रहे हैं। कई बार अगर आप देखेंगे तो पूछेगा आपसे स्वर्ण मंदिर की स्थापना किस गुरु के काल में हुई, ठीक है। अकाल तख्त की स्थापना, है ना, गुरुमुखी लिपि के जनक बताइए। तो आप ये सारे जो गुरु हैं, आप इनकी उपलब्धियां एक ही जगह आपको यहाँ पर करा दी गई हैं। अगर आप इसी तरीके से अपने नोट्स भी अपडेट कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। जो मुगल शासक थे उनके कुछ अन्य नाम भी रहे जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे और उसको परीक्षा में पूछा जाता है कि ये नाम या ये उपलब्धि किसकी है। तो जैसे शासक औरंगजेब थे, इसको जो है जिंदा पीर की उपाधि या प्रसिद्ध नाम दिया जाता है। जहांदर शाह, ध्यान रखेंगे, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से फर्रुखशियार है तो घृणित कायर, ठीक है, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। और रफ़ीउद्दर्जात को कठपुतली शासक, पपेट जो है, के नाम से जाना जाता है, पपेट रूलर। मोहम्मद शाह की बात करेंगे तो इसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से फेमस है। और कई सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछती हैं। बहादुर शाह प्रथम की बात करेंगे तो शाह बेखबर के नाम से ये जाने जाते थे। और बहादुर शाह जो द्वितीय हैं, ये जो है जफ़र के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से, जफ़र के नाम से। तो ये जो कुछ प्रमुख नाम है और इनको आपको ध्यान रखना, और साथ ही साथ इनका क्रम, ठीक है। जो लेटर मुगल में आपके, वो लेटर मुगल उत्तराधिकार वाले में जो जितने आपके नाम आते हैं, जादर, जाफर, उखसियार, रफ़ीउद्दर्जात, इनका क्रम भी कई बार आपसे पूछता है कि इनका क्रम आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए ये सब इनका रूलिंग रहा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, इसी तरीके से। तो वहाँ पर कन्फ्यूजिंग रहता है, तो ये चीज़ पूछा जाता है कई बार। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या कैसे इनके नाम और बाकी इनके द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि प्रमुख स्थापत्य के बारे में देखेंगे। तो जो स्थापत्य है, निर्माणकर्ता और किस वर्ष में हुआ, वर्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन किसके द्वारा निर्माण कराया गया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आगरा फोर्ट की बात करेंगे तो अकबर के द्वारा, फतेहपुर सिकरी की बात करेंगे तो अकबर के द्वारा, ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा, जामा मस्जिद दिल्ली वाला जो है वो शाहजहाँ के द्वारा, लाल किला जो है शाहजहाँ के द्वारा, बीबी का मकबरा जो है आजम शाह जो औरंगजेब का पुत्र था उसके द्वारा बनवाया गया। तो जो प्रमुख आपके मुगल कालीन स्थापत्य हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है, इसके इस काल के प्रमुख विद्वान हैं, उनकी रचनाएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें, मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकों की बात करेंगे। पुस्तक का नाम है, लेखक और भाषा कौन सी, भाषा भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, किस भाषा में लिखी गई ये भी कई बार पूछा गया है। जैसे तुजुके बाबरी, जो बाबरनामा है, ये लेखक बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। तुजुके बाबरी ये है तुर्की भाषा में, ठीक है। कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि तुजुके बाबरी, चूंकि बाबर था तो अरबी फारसी ज़्यादा चलती थी,
तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं, ये इसकी भाषा फारसी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसको आप क्या लगा देते हैं, फारसी लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तुर्की भाषा में है। ठीक है। तुजुक बाबरी, उसके बाद से तारीख रशीदी, ये क्या है, तो मिर्ज़ा हैदर दुगलत की लिखी हुई पुस्तक है, ये फारसी भाषा में है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, हुमायूं नामा किसने लिखा है। तारीख़ सलातीन ए अफ़गान जो अहमद यादगार हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। और हबीबुस यार कानून ए हुमायूई, ये खुंदमीर के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये सारी पुस्तकें जो है आपकी फ़ारसी भाषा में दिखेंगी। तो इम्पोर्टेंट देखिए, जो अलग दिखे उसको जरूर आपको ध्यान रखना है कि वो आपको इससे गलत ना हो। इसमें हुमायूं नामा, तुजुक बाबरी, ये कई बार पूछा जा चुका है, बाकी अन्य पुस्तकों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ अन्य पुस्तकें यहाँ पर, जैसे तारीख़ शेर शाही, तोहफ़ाए अकबर शाही, ये अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अकबरनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अबुल फजल की ये पुस्तक है, फारसी भाषा में ये लिखी हुई है। तबकाते अकबरी की बात करेंगे, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा ये लिखी हुई पुस्तक है। और इनका आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पुस्तक जो है अभी तक जो पूछी गई जिस तरीके से, तो उसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा। कई बार जैसे ये पुस्तक अगर आप देखें, मुतखब तवारीख, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, है ना, मुतमिद खां, तज़किरातुल वाक़यात जौहर आफ्ताबाची, ठीक है। उसके बाद से वाक़यात मुस्ताकी, रिज़्कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें अगर आपको हम बताएं तो अकबरनामा और तबकाते जो अकबरी है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे यूपीपीसीएस बीपीएससी, तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा और प्लेटफॉर्म से जुड़ जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, कह रहा है कि मुगल कालीन जो प्रमुख महिलाएं हैं उनके द्वारा कुछ कार्य, तो जो कुछ फेमस महिलाएं हैं उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, तो उसको याद रखना है। और उससे पूछिए, जैसे गुलबदन, पहली महिला यहाँ पे नाम आया गुलबदन बेगम का, ये हुमायूं नामा की रचना की, अभी बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरबी और फारसी की प्रखंड विदुषी थी ये। महम अंगा 1560 से 62 ईस्वी तक जो पेटीकोट सरकार को चलाया, दिल्ली में मदरसे बेगम की स्थापना किया। ठीक है, तो जो 60-62 के टाइम पे जो पेटीकोट सरकार चली, ठीक है, उसको चलाने वाली महामंगा थी। और मदरसा बेगम जो है, मदरसा बेगम को चलाया दिल्ली में। नूरजहाँ की बात कर लेते हैं, मुगल काल में नूरजहाँ तो जहांगीर की एक तरह से पत्नी है ना। और जुनता जो गुट का नेतृत्व किया इन्होंने, और इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधन और जो जेवरात हैं उसमें कुछ परिवर्तन इन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ों को इसमें बदलाव किया। तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम जो है इसमें मुमताज महल का, यहाँ पे जो है शाहजहाँ की ये प्रिय पत्नी थी, और यह भी श्रृंगार प्रसाधन और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। जहाँ आरा का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये जो है जहाँ आरा शाहजहाँ की बड़ी पुत्री और बड़ी ही धार्मिक सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहाँ के बंदी के समय में यह शाहजहाँ के साथ रही थी। ठीक है, तो जहाँ आरा का नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है ना। जेबुन निशा क्या है, औरंगजेब की पुत्री, इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है, बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। नेक्स्ट वन है अस्मत बेगम, इसने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन क्या है, मुगल कालीन कुछ पदाधिकारी, तो जो कुछ पदाधिकारी हैं शब्दावली के तौर पे आपसे पूछा जाएगा। जैसे मुस्तौफी की बात करेंगे तो ये लेखा परीक्षक थे। मुशरिफ, तो ये मुशरिफ क्या होते थे, सह लेखाकार होते थे। मीरे बर वन अधीक्षक को कहा जाता था। मीरे बहर की अगर बात करेंगे तो जल सेना का ये प्रधान होता था। वाकिया नवीस सूचना अधिकारी, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार यूपीपीसीएस में और बाकी दीगर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है टर्म वाकिया नाविस। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था साथियों कि जो थीम है, जैसे कि जो आपको समझ में आ जाए कि हाँ से प्रश्न पूछ रहा है, तो उसकी सारी चीज़ों को आपको एक जगह करके नोट डाउन करके बार बार रिवीजन करना है। जितनी बार रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। वाक्य निविस हो गया। सवानी निगार जो है समाचार लेखक था ये। खुफिया नवीस, ये गुप्त लेख पत्र का लेखक था। हर कारा जो है जासूस और संदेशवाहक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वाक्य नवीस, इसको ध्यान रखेंगे। और बाकी चीज़ें भी जो पदाधिकारी हैं इनके से संबंधित जो कार्य है उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ ध्यान देंगे, मध्यकालीन कुछ मुशवे हैं यहाँ पे, इसकी शासक के समय में किस धातु के बने होते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरफ है मुहर, तो ये अकबर के समय का था, सोने का सिक्का था।
है ना। शंबस ये भी अकबर के समय का है, सोने का सिक्का बड़े सबसे बड़ा होता था ये। उसके बाद से इलाही है, ये भी अकबर के टाइम का है, सोने का सिक्का है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट रुपया, तो ये शेर शाह के समय का है, चांदी का सिक्का है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको पूछा जा चुका है। दाम जो है अकबर के टाइम का, तांबे का सिक्का, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। जीतल इल्तुतमिश के समय का है, तांबे का सिक्का है ना। निसार आपका जहांगीर के समय का, तांबे का सिक्का है। तीन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है ना। जीतल, ताम, रुपया, इलाही, ये सब किसके समय चले थे और इनकी धातु क्या थी, मतलब ये किस चीज़ के बने होते थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में आपसे डिफरेंट तरीके से ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि मुगल बादशाह और उनके सूबे के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है अकबर है। अकबर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सूबों की संख्या टोटल 12 थी, 12 + 3 15। यहाँ पे 3 आईने अकबरी में वर्णित है, जो इस तरीके से है। और जो नए सूबे जुड़े उसमें ये थे बरार, खानदेश और अहमदनगर, इसमें जुड़े थे। जहांगीर के टाइम पे 15 सूबे, कांगड़ा जीतकर लाहौर में मिलाया। शाहजहाँ के समय में 18 सूबे, औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा सूबे थे, 20 सूबे यहाँ पर। शाहजहाँ वाले में कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा, 3 इधर था जो नया जुड़ा था। और औरंगजेब के समय जो दो जुड़ा, बीजापुर और गोलकुंडा, एक 1686 में और 1687 में, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक जो है यहाँ पे सूबों की संख्या थी वो औरंगजेब के समय थी, और जो जो लास्ट में ऐड होते गए, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सूबे किस तरीके से किस में ऐड हुए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कह रहा पॉइंट साथियों, पेशवा कालीन जो प्रमुख युद्ध और उनके परिणाम क्या क्या हुए थे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पेशवा काल में बहुत सारे युद्ध लड़े गए। ठीक है, एक पहला तो है खेड़ा का युद्ध 1707 में, किसके मध्य हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, और विजयी कौन हुआ ये भी ध्यान रखना है। तो खेड़ा 1707 में होता है, ताराबाई और शाहू के मध्य होता है, इसमें शाहू विजयी होते हैं। वारणा के युद्ध 1731 में शांबाजी और शाहू के मध्य, इसमें शाहू विजयी होते हैं। संगोला का युद्ध आप देखेंगे 1750 में, पेशवा और छत्रपति के बीच में होता है, इसमें पेशवा विजयी होते हैं। इसके बाद से पानीपत का तृतीय युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, 1761 में ये युद्ध होता है पानीपत का, अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच, इसमें अब्दाली विजयी होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1775 से 1782 तक होता है। अंग्रेज और मराठा के बीच ये होता है, अंग्रेज सालबाई की संधि से यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, उसके बाद से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक, अंग्रेज मराठा के बीच में होगा, ये अंग्रेज इसमें विजयी होंगे। तृतीय आंग्ल मराठा 1817 से 1818 के बीच में होगा, इसमें भी अंग्रेज मराठा रहेंगे विजयी, इसमें आपके शासक जो है अंग्रेज होंगे। ध्यान रखिएगा, जो आंग्ल मराठा युद्ध है और इस तरह के जो प्रमुख अन्य युद्ध हैं, जैसे आंग्ल अफगान, आंग्ल सिख, ठीक है ना, इस तरह के करके आंग्ल नेपाल, आंग्ल मैसूर, ये सारे युद्ध महत्वपूर्ण है। वहां से कई बार जो है क्रम में अरेंज करने के लिए प्रश्न पूछता है, या किस संधि के तहत जो है, किस संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुए, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, खास करके मराठा, पानीपत तृतीय और ये खेड़ा वाला 1707 वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। खासकर इसमें वही पॉइंट्स है जो आपके पूछे जा चुके हैं, और उससे जो संभावित पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसमें कवर किए जा रहे हैं। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए, कंप्लीट रिवीजन। जब भी आपको एग्जाम हो आप इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए, और इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार आप देख कर जाएंगे, सीधे सीधे प्रश्न आपको सिर्फ इस क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक टर्म है क्या कि मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियाँ। ठीक है, तो कुछ इन जैसे शासक, जैसे बाबर, वास्तविक नाम बाबर ही था, उपाधि बादशाह की उपाधि, मिर्जा और गाजी की उपाधि लिया था। हुमायूं का नाम ही हुमायूं था, नसीरुद्दीन महमूद उपाधि थी इसकी। ठीक है, अकबर, इसका वास्तविक नाम जलाल था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह गाजी की उपाधियाँ थी इसके पास। जहांगीर का नाम सलीम था, और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि थी। शाहजहां का नाम वास्तविक खुर्रम था, है ना। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किस्से शामी, इसकी उपाधि थी। उपाधि भी देखिए किस तरह की उपाधि की, याद ही कभी ना हो किस तरह के नाम है। औरंगजेब, तो औरंगजेब के बारे में देखिए क्या है कि अबुल जो मुजफ्फर, मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, बहादुर आलमगीर, बादशाह गाजी, इस तरह की सारी सारी इनकी क्या है उपाधियाँ थी। ठीक है, तो ये कुछ उपाधियाँ प्रमुख है जिनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो कुछ अब ये जो लेटर मुगल वाले हैं, जैसे बहादुर शाह प्रथम, जो मोहम्मद मुअज्जम था, इस नाम से फेमस था, उपाधि शाह आलम प्रथम शाह बेखा, और अभी हमने देखा जहांदर शाह को लंपट मुर्ख कहते हैं, भी देखा, इसका वास्तविक नाम क्या था, मुइजुद्दीन था। फरुखसियार, ये भी फरुखसियार नाम ही था, गणितकार के नाम से जाना जाता था। आलमगीर सेकंड, अजीजुद्दीन और आलमगीर सेकंड की उपाधि इसके पास थी। शाह आलम अली गौहर इसका वास्तविक नाम था, और शाह आलम सेकंड इसकी क्या थी, उपाधि थी। शाहजहां सेकंड रफ़ीउद्दौला था, इसकी उपाधि शाह आलम सेकंड थी।
मोहम्मद शाह, तो ये रंगीला इसकी उपाधि थी। कई बार जो है वास्तविक नाम देके, है ना, और उपाधियों से मिलान करने के लिए दे देता है जो आपकी उपाधियां हैं और उसके वास्तविक नाम। जनरली जो नाम है यही फर्रुखसियार, आलमगीर, शाह आलम, सेकंड, यही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविक नाम भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, हालांकि यूपी पीसीएस की पीवाई की उसको अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ईयर्स में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इनके नाम को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, क्या कह रहा है कि मुस्तौफी मुगल बादशाह और उनके मकबरे। मुगल बादशाह मकबरे इनके कहाँ कहाँ है, इंपॉर्टेंट। ये भी कई बार मिलान करने के लिए ऐसे बॉक्स बनाएगा, सूची 1 सूची 2 करके आपको मिलान करने के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। बाबर का आपका कहाँ पर है, तो काबुल में है। हुमायूं का आपका मकबरा दिल्ली में। अकबर का आगरा सिकंदराबाद में है। जहांगीर का लाहौर में आपका यहाँ देखने को मिलेगा। शाहजहाँ का मकबरा आप जानते हैं आगरा में है। और औरंगजेब का जो है औरंगाबाद दौलताबाद में ये है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पे इनके मकबरे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार यहाँ से मिलान करने के लिए प्रश्न पूछ लेता है या फिर दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे कि अभी बाबर की बात करें तो ज़्यादातर दिमाग में आएगा कि दिल्ली में होगा, ठीक है, लेकिन दिल्ली या फिर लाहौर, तो इसका देखिए काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में, बस हुमायूं के यहाँ पर दिल्ली में है, बाकी सबका अलग अलग है, ठीक है। जहांगीर का लाहौर में है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है कि अष्टप्रधान। अष्टप्रधान क्या है साथियों, ध्यान रखें। अष्टप्रधान इसमें पेशवा हैं और इसमें 8 मंत्रियों का जो ग्रुप था। इसमें कौन कौन किस किस पद पर था। जैसे पेशवा की बात करेंगे तो राजा के प्रधानमंत्री होता था। अमात्य जो था वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, है ना। वाक्य नवीस यहाँ पर राजा के दैनिक कार्य और दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव कौन था, तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर की बात करेंगे तो विदेश मंत्री होता था, ठीक है। उसके बाद से सेनापति या शर नौबत, ये क्या है, सेना की भर्ती, संगठन और आदि का, रसद का आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव, ये विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का इनका दायित्व था। न्यायाधीश तो आप सभी जानते हैं मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये काम करता था। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म पूछे जा चुके हैं अष्ट प्रधान से, पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीश, ये सब पूछे जा चुके हैं। तो बाकी अन्य भी जो अष्ट प्रधान की काउंसिल है, उनके पद हैं, उनके कार्य हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे संभाजी। संभाजी जो है शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और जिसने इनके बारे में 1680 ईस्वी से 1689 तक इन्होंने शासन किया। इसमें याद रखना कि संभाजी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। राजा राम की बात करेंगे तो शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम जो है ये संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने शासन किया था। ताराबाई के बारे में अगर आप देखेंगे, इनसे संबंधित क्या है, तो ये राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष को जारी रखा था। साहू जी महाराज कौन है, तो साहू जी महाराज के शासनकाल में मराठा शक्ति का यहाँ पे विस्तार होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए मराठा से संबंधित। से बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति रहे। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर जो है मराठा आधिपत्य हुआ ये। और उसके बाद से बालाजी जो बाजीराव हैं 1740 से 1761 ईस्वी तक, इनके काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। तो ये सारे पॉइंट्स मराठा जो पेशवा हैं उनसे रिलेटेड ध्यान रखना। उसके बाद से माधवराव प्रथम आते हैं, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधव राव जो नारायण है, बाजीराव द्वितीय। इनका कालक्रम यहाँ से देखिएगा, पीसीएस में पूछा जा चुका है कि इनको क्रम में अरेंज करने के लिए जो पेशवा है उनका जो है एक काल अनुक्रम में अरेंज करने के लिए, तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। ऊपर के 3 जो महत्वपूर्ण आपके हैं इनके द्वारा किए गए कार्यों को, और बाकी नीचे के जो 4 नाम हैं इनका आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा चुका प्रश्न है और फिर इसी में से 1 2 नाम लेके आपसे फिर पूछा जा सकता है प्रश्न, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्या है कि उत्तरकालीन मुगल बादशाह। उत्तरकालीन जो लेटर मुगल्स हैं, अभी आपको हम बताएं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम में। तो बहादुर शाह प्रथम, हम लोगों को देखा कि इसको साहिब खबर भी कहते हैं, 1707 से 1712, ठीक है। अगर आप एक ऐसे कोड अगर याद रख पाएँ तो नाम के आगे जैसे किसी का हम नाम याद रखते हैं बहादुर शाह प्रथम, तो सबका तो 1700 में ही है, जहाँ तक 1800 में चेंज होगा वहाँ से देखेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट जैसे 0712, ठीक है, 1707 से 1712, तो बहादुर शाह नाम के साथ ही 0712 कर लिए, चाहे 071, ठीक है, इस तरह का कर लें। और इसमें 1213 कर लें, है ना।
तो इस तरीके से एक ट्रिक होती है जो अपना इस तरीके से हमने तो इसी तरीके से याद कर रखा था, जैसे बहादुर शाह प्रथम है तो बहादुर शाह प्रथम 0712 या फिर 0712, ठीक है। जहादर शाह लंपट मूर्ख, ठीक है, 1213। खरुखसियार है ना 1319, ठीक है। इस तरीके से तो आई थिंक इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें आपको इस तरह के समझ में आ जाएंगी। हालांकि इस तरीके से एग्जैक्ट डेट याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप याद करें तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक दो बार बस करेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस लिख के करना पड़ेगा, नाम के साथ ही ये कोड लिख के। तो बहादुर शाह प्रथम साहिब खबर 7 से 12, जहादुर शाह जो लंपट है मूर्ख 1213, 1712 1713, फरुखसियार जो भेड़ितकार है 1713 से 19, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748, थोड़ा सा लंबा इसका कार्यकाल रहा। इसके बाद से अहमद शाह अब्दाली इसमें आता है, ठीक है। इसका कार्य इसका भी जो है 1848-54 के बीच में रहता है। आलमगीर द्वितीय उसके बाद से रहेगा, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, है ना, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर जो 1857 तक ही आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला तो अवध देखिए, इसकी स्थापना करता है सआदत खां, इसका अन्य नाम बुरहानुल मुल्क है। और इसमें दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन किस क्रम में जो है अपने आप को स्वतंत्र किए। दूसरा जो आपसे पूछा जाता है कि अलग अलग जो आपके ये राज्य हैं अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, इसकी स्थापना किसने की। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अवध का आप सआदत खां बुरहानुल मुल्क देख रहे हैं, हैदराबाद की स्थापना चिनकलिज खां या निजामुल मुल्क के द्वारा होती है। रुहेलखंड की बात करेंगे तो दाऊद खां एवं अली मोहम्मद खां बंगेश के द्वारा होती है। बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो ये मुर्शिद कुली खां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। कर्नाटक में सादत उल्लाह खां, और भरतपुर में आप देखेंगे चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी है। जो इनके महत्वपूर्ण है, कई बार इसे 4 बॉक्स बनाए गए इसे इस तरीके से मिलान करने के लिए दे देगा नाम। सूची 1 सूची 2, आजकल जो पीसीएस का ट्रेंड है वो इसी तरीके का है। और वनडे एग्जाम की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे सीधे सीधे वन लाइनर आपसे पूछ लेगा कि बंगाल की स्थापना या फिर अवध की स्थापना के बारे में आपको बताना है। आई थिंक ये इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।